नमस्कार, जनता टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा अविनाश सिंह। आज 15 अगस्त है, यानी आजादी का दिन। लेकिन आज का दिन हम उन परिवारों की वजह से मना रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया। बच्चों ने अपने पिता को खोया, माओ ने अपने बेटों को। उसी कुर्बानी के बदले आज हम अपने देश में चैनो अमन की सांस ले रहे हैं। जी हाँ, जब जवान सरहदों पर जागते हैं तभी हम चैन से सो पाते हैं। और इसी कार्यक्रम के तहत आज स्टूडियो में मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनके साथ बैठकर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। जी हाँ, मेरे साथ आज एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अपने पिता को खोया, या ये कहें कि उनके पिता शहीद हुए। मेरे साथ हैं नागेंद्र जी, जिनके पिता इस वॉर में, कारगिल वॉर में शहीद हुए थे। नागेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज जहां हम आज़ादी की खुशी मना रहे हैं, साथ ही शहीदों को याद भी कर रहे हैं। देश को आज़ादी दिलाने में स्वतंत्रता सेनानियों का एक बड़ा योगदान है। लेकिन अगर हम बात रेवाड़ी की करें तो वहीं स्वतंत्रता सेनानी अपने हालात को लेकर केंद्र सरकार को कोस रहे हैं। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने इन सेनानियों के परिवारों के लिए पेंशन देने का ऐलान कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इन परिवारों को इनकी पेंशन नहीं दी है। देश को आजादी दिलाने में सीमाओं पर तैनात वीर सैनिकों की बहादुरी और साहस के किस्सों के साथ जब स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की बात होती है तो जिला रेवाड़ी के गांव लुखी का नाम अपने आप ही सबकी जुबान पर आ जाता है। कोसली महेंद्रगढ़ स्टेट हाईवे से लगते गांव के रास्ते पर स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा बनाया गया प्रवेश द्वार और मार्ग की शुरुआत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क स्वतंत्रता सेनानियों की यादें ताजा कर देता है। गांव में स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों ने चंदा इकट्ठा कर गांव के कनाल पंचायत भूमि पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मारक बनाया हुआ है, जिस पर गांव के सभी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम अंकित है, जिससे युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। देश को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त करवाने में अहम भूमिका निभाने वाले गांव लुखी से 46 स्वतंत्रता सेनानी हुए गांव के स्वतंत्रता सेनानी लाजपत राय यादव को हर बार 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रपति की ओर से भव्य भोज देकर उचित सम्मान से नवाजा जाता है। हमारे गांव में कुल लगभग 47 स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अलग अलग आंदोलनों में हिस्सा लिया और जिनमें से किसी को तो पेंशन बन भी नहीं पाई। वो उससे पहले ही भगवान को प्यारे हो गए हैं। और अब आखिरी में सरकार से मांग करता हूँ कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन नहीं बनी है, सरकार उनकी तरफ ध्यान दे और इनको इस बुढ़ापे में इस वेदना से दूर करवाए। लेकिन सर्वोच्च सम्मान पाकर भी लाजपत राय के मन में एक टीस जरूर है। केंद्र सरकार से मिल रही सुविधाओं से वो संतुष्ट नहीं। केंद्र सरकार हमें पेंशन देने से मना कर रही है, जबकि हरियाणा सरकार हमें स्वतंत्रता सेनानी मान चुकी है। मुख्यमंत्री से हमें सम्मान मिल चुका है, सम्मानित हो चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमें स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन नहीं दे रही है। ये एक बहुत तकलीफ दे बात है कि एक राज्य सरकार पेंशन स्वतंत्रता सेनानी मानती है, लेकिन केंद्र सरकार पेंशन स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानती। वहीं इस गांव में ऐसे भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जो कागजात न होने की वजह से सेनानी पेंशन से महरूम हैं और वो लगातार कचहरी के चक्कर काटने को मजबूर हैं। कागजात कंप्लीट नहीं हुए, जब तक कागजात गवर्नमेंट मानता देती, कोर्ट में गए, कोर्ट ने नहीं स्वीकार किया। सर्टिफिकेट चाहिए, जेल के सर्टिफिकेट के बगैर नहीं मिल सकता। कोर्ट का सर्टिफिकेट भी उनके पास नहीं है। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर जनता टीवी की ओर से रेवाड़ी के इस गांव और पराधीनता की बेड़ियों को तोड़कर भारत को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को कोटि कोटि नमन। जनता टीवी के लिए शहजाद मलिक की रिपोर्ट। तो
तो ये तो थे स्वतंत्रता सेनानी जिनकी हम बात कर रहे थे, लेकिन देश में और भी कई लोग हैं। स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से हम आज का दिन मनाने में कामयाब हुए, हम आज का दिन मना पाते हैं। लेकिन जो भारतीय सैनिक हैं उनकी वजह से हम हर रोज चैन की नींद अपने घरों में सो पाते हैं, उनकी वजह से हम सुरक्षा महसूस कर पाते हैं, जो सुरक्षा हमें मिलती है। बात करते हैं नागेंद्र जी से, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नागेंद्र, अगर आपकी बात करूं तो हालांकि पूछना काफी अजीब लगेगा, लेकिन कैसा लगा? आपने ये सब देखा, उन्हें सुविधाएं भी नहीं मिली। हालांकि जिस तरह से आपने मुझे बताया, आपसे मेरी पहले बात हुई, आपने कहा कि सुविधाएं मिली, लेकिन जिन लोगों को सुविधा नहीं मिली उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें जरूरत है, जिन्हें दरकार है इस सुविधा की। क्या कहेंगे उनके बारे में आप? मैम, मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा कि जिन्हें अगर सुविधा नहीं मिल रही है तो उन्हें सरकार को सुविधाएं देनी चाहिए। जो लोगों ने बलिदान किया है उसका उन्हें मिलना चाहिए। तो मैं सिर्फ सरकार को, वैसे तो मैं कुछ कहने की कैपेसिटी में नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ उनसे मैं, कि जिन्हें नहीं मिला है तो एक शहीद का हक उन्हें मिलना चाहिए। चलिए, अब आपकी बात करते हैं। आपके बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगी। नागेंद्र, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या हुआ, कैसे हुआ, खबर कैसे मिली आपको इस बारे में? जो कुछ भी हो उसके बारे में खबर कैसे मिली? एक्चुअल में तो ऐसा कुछ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत छोटा था। मैं केवल 6 साल का था और मेरे भाई बहन जो हैं वो मेरे से थोड़े थोड़े बड़े थे, 2-3 साल। मेरी सिस्टर जो है वो 8-9 साल में थी, मेरा भाई 12-13 साल का। तो मुझे तो कुछ ज़्यादा याद नहीं है, मेरे को तो बस बिल्कुल एक धुंधली तस्वीर याद है, जिसमें कि मुझे इतना एक बार बुलाया गया था पैर छूने के लिए, तो वो मेरे को याद है। बाकी उस टाइम तो सिर्फ मेरा रोना, बुखार, बस यही सब चल रहा था, तो मेरे को ज़्यादा कुछ याद नहीं है। सिर्फ इतना याद है कि पापा की जब डेड बॉडी लाए तो शाम को जब हमें ये न्यूज़ मिली तो मम्मी, मेरी चाची हैं, उनके घर पे गई हुई थी, तो उनको वहाँ से न्यूज़ मिली तो एकदम से अचानक से हमें शॉक लगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मतलब एकदम से मम्मी ने भी रोना स्टार्ट कर दिया, हमें कुछ नहीं पता चला कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और मम्मी जो हैं वो हमें मतलब बोली कि बेटा कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ है। वो हमें समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुद रो रही थी, तो उन्हें देख के फिर हम भी रोने लग गए। फिर फैमिली वाले और जो रिलेटिव्स थे सारे आस पड़ोस के आ गए। फिर हम तो बाहर चले गए। फिर मम्मी ने शाम को 7-8 बजे पूछा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। फिर हमको बुलाया, फिर वही रोना, फिर वही, मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था उस टाइम पे तो। लेकिन अगर हम सुविधाओं की बात करें तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? मतलब ठीक है, आपको सुविधाएं मिली, लेकिन जिन लोगों को सुविधाएं नहीं मिली उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैम, मैं जैसे कि पहले आपको बता चुका हूँ कि जिन्हें सुविधाएं अगर नहीं मिली हैं तो सरकार को उन्हें सुविधाएं देनी चाहिए। और जो मतलब उनका हक मिलता है तो किसी को हक जो है ना मिले, ये बहुत गलत बात है। तो जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं सिर्फ सरकार से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जिन्हें अगर उनकी सुविधाएं ना मिली हैं तो उन्हें दी जाएं। और मैं सरकार से बहुत संतुष्ट हूँ, मेरी फैमिली बहुत संतुष्ट है जितनी हमें सुविधाएं मिली हैं। तो उससे सरकार से भी, आर्मी से भी, और स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूँगा कुशाल ठाकुर सर का, जिन्होंने हमें इतना इमोशनली सपोर्ट किया। चलिए, आप अपने जो सीनियर रहे आपके पिता के, आप उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लेकिन नागेंद्र, पीछे से भी एक घटना घटी थी, जवानों के सिर काटे गए थे और वो दोनों जवान भी हरियाणा के थे जी। तो और भी कई घटनाएं होती हैं। अक्सर देखने में ये आता है कि पाकिस्तान सीज फायर का जो है वो उल्लंघन कर देता है। भारत एक यहाँ तो कहीं सॉफ्ट टारगेट के तौर पर वो लोग देखते हैं, या उन्हें लगता है सॉफ्ट कंट्री है, भारत कभी कुछ नहीं करेगा, जवाब जरूर देगा, लेकिन उनको रोकने की जो हम कोशिश करते हैं वो पहले से हम क्यों नहीं पुख्ता इंतजाम करते हैं? सीज फायर का उल्लंघन हर बार होता है, उसके बावजूद हम लोग कुछ क्यों नहीं करते? आपको नहीं लगता अगर इस चीज को लेकर अगर ठोस कदम उठाया जाए तो शायद जो परिवार महरूम रह जाते हैं अपनों से, वो कमी आए उनमें कुछ? जी मैम, बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। हमें, हमारे सोल्जर्स वैसे हम बहुत एक्टिव हैं, अपना सिक्योरिटीज़ फुल LOC पे वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो उन्हें कुछ जवाब देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लेकिन
अगर जैसे आपकी फैमिली की हम बात करें और भी आप जैसे बात हो रही थी, आपने बताया कि और भी कई लोग आपकी फैमिली से आर्मी में थे, उन्हें वापस बुला लिया गया, कौन कौन थे और उन्हें क्यों आखिरकार बुलाया गया? मैम एक्चुअली मेरे चाचा जी जो हैं वो बीएसएफ में थे उस टाइम पे, तो लगभग पापा और चाचा ने दोनों ने साथ में ज्वाइन किया था। लेकिन उसके बाद जब चाचा को फिर फैमिली में कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था, तो इस वजह से फिर चाचा को फैमिली वालों ने एक फैमिली प्रेशर हो गया था कि नहीं, अब कोई हमें सपोर्ट करने वाला नहीं है, हमें सपोर्ट करने के लिए चाहिए, तो सो आप हमें जल्द से एक प्री मैच्योर रिटायरमेंट जो है उन्हें लेना पड़ा था। लेकिन उसके बाद अभी एक्चुअली रिसेंटली मेरे फूफा जी जो आर्मी से ऑनरी कैप्टन पोस्ट से रिटायर हुए हैं, उनको मतलब एक मैच्योरिटी के साथ रिटायरमेंट मिला है। वो एज ए मतलब एक डिग्निटी के साथ अपनी जॉब जो वो कंप्लीट करके आए। लेकिन नागेंद्र, आपको नहीं लगता कि और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, और भी कई बातें हो सकती हैं? हालांकि ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये ताज अटैक में शहीद हुए थे और इनको अभी तक सरकार ने शहीद ही नहीं माना। इनके परिवार को कोई सुविधा तो मिलने की बात काफ़ी दूर की है नागेंद्र, इनके परिवार को ये भी नहीं कहा गया कि आपका बेटा शहीद है। कितना बड़ा अपमान है एक शहीद के लिए कि जब उसे शहीद ही नहीं माना जा रहा। हालांकि उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अगर आपके परिवार की बात करें, जैसे आपने बताया आपके चाचा भी थे, आपके और भी कई जो रिलेशन में थे वो भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसा हादसा हुआ, आपके परिवार वालों ने उनको बुला लिया, वापस बुला लिया, तो कहीं ना कहीं बात फिर वही आ जाती है कि आखिरकार हम सॉफ्ट कंट्री क्यों हैं? क्यों हम एक सॉफ्ट कंट्री हैं कि कोई भी आता है सीज फायर का उल्लंघन करता है? पाकिस्तान हर बार सीज फायर का उल्लंघन करता है और हमारी जो सरकार है वो कुछ नहीं करती। सुविधाएं मिली आपको, हम मानते हैं सरकार ने सुविधाएं दी, लेकिन आखिरकार उन लोगों के लिए क्यों नहीं कुछ होता जो बार बार सीज फायर का उल्लंघन करते हैं? नुकसान देश का होता है, भारतीयों का होता है, क्या कहेंगे इस पर आप? मैम उसमें तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये तो हमारे जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो आपको इसके बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। तो मैं तो एक एज ए स्टूडेंट यही है जो हम टीवी पे देखते हैं, जो आप लोग हमें बताते हैं, उसी के माध्यम से हमें पता चलता है। तो मैं भी एक आपकी तरह ही एक आम आदमी हूँ, तो मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी आपको सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो हैं हमारे वही दे सकते हैं। जी, लेकिन अगर हम बात करें, जिस तरह से मैं आपको बता रही थी, जवानों के सिर काटे गए या जिनके अभी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, उन लोगों को शहीद का दर्जा भी नहीं दिया गया। क्या कहेंगे उनके बारे में? कहीं ना कहीं कमजोरी है सरकार में, लापरवाही है यकीनन उन परिवारों के साथ जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, अपने बेटों को खोया। क्या कहेंगे उसके बारे में? मैम मैं इसमें यही कह सकता हूँ कि जैसे दुख मुझे हो रहा है या हुआ है, मेरी फैमिली ने जो सहन किया है वही मैं समझ सकता हूँ। मेरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि उन फैमिलीज़ के साथ क्या बीत रही है, क्योंकि मैं तो इसको देख चुका हूँ। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी बताती है, मेरी दादी बताती है, मेरे फैमिली के अदर मेंबर्स बताते हैं। मेरे फैमिली के जो मेरे फादर के फ्रेंड्स थे उनसे मेरे अभी भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, उनसे मेरी रेगुलर बात होती है। जब वो छुट्टी आते हैं तो मेरे उनसे मैं मिलता हूँ, तो वो बताते हैं। लेकिन अब एक फ़ौजी का एक जो है इतनी सेक्रीफाइस के बाद भी अगर उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है, तो फिर इसके बारे में तो अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि अब तो ये तो गवर्नमेंट ही का ही डिसीजन है। चलिए, बिल्कुल सरकार के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। नागेंद्र, आपके बारे में बात करते हैं। आपके बारे में मैं जानना चाहूँगी, आप काफ़ी छोटी उम्र के रहे, उस दौरान अपने पिता से वो चीज़ नहीं हो पाई, लेकिन क्या कभी बाद में आपको मौका मिला, आप उन जगहों में जा सके जहां आपके पिता ने आखिरी सांसें ली, या उन चीज़ों को महसूस कर सके, अपने पिता के करीब जा सके उन चीज़ों के थ्रू? क्या बाद में कभी आपको ऐसा मौका मिला? करीब ये कि जैसे जून में मेरे फादर शहीद हुए थे, उससे पहले अप्रैल मई की जो छुट्टियां होती हैं, गर्मियों की छुट्टियां, वो मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि मैंने मेरे फादर के साथ छुट्टियां बिताई थी। मैंने, मेरी सिस्टर ने और फादर ने, मतलब हमारे साथ इतना हंसी मजाक किया फादर ने भी, और हमें ये एहसास नहीं था कि ये हम लास्ट बार कर रहे हैं। तो उस टाइम मतलब सिस्टर ने, मैंने, फादर ने काफ़ी इन्जॉय किया। उसके बाद मेरे फादर ने ज्वाइन कर लिया था यूनिट को। फिर उसके बाद ये हादसा हो गया। उसके बाद 10 साल तक मुझे इतना मतलब कुछ ज़्यादा नहीं पता था, मुझे मतलब मैं इतना समझदार नहीं हुआ था। लेकिन 2009 में जब 10th एनिवर्सरी थी, तब हमें इनवाइट किया गया था कारगिल द्रास सेक्टर में। तब मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को, एक्सपीरियंस, इंस्पिरेशन और जो मोटिवेशनल सोर्स बन गया है मेरे लिए। मेरी लाइफ का जो मकसद है वो मतलब एक बहुत, जो कुछ भी मेरे को वहाँ से सीखने को मिला मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वहाँ पे इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, नुकीली पहाड़ियाँ,
मतलब मैं तो वहाँ पे गाड़ी में गया था, मेरे को पूरी आर्मी की गाड़ीज में ले जाया गया था। लेकिन जो उस टाइम पे मैं समझ सकता हूँ, जो मैंने एक मेरे माइंड में पिक्चर आई वो ये आई कि मेरे पापा तो वहाँ पे पैदल गए थे, ठीक है, उनके साथ में कम से कम भी 20-25 किलो वेट था, ठीक है, उनकी राइफल जो भी उनका वॉर मटेरियल था तो वो उनके साथ था, जबकि वो बताया जाता है कि 20 से 25-30 किलो तक होता है। तो वहाँ पे मैं पैदल नहीं चल पा रहा था, मैं एक्चुअली में बता नहीं सकता कि आपको, वहाँ मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मेरे को बाद में एक टैबलेट दी गई, उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, तो मेरे को एक मतलब एक अंदर से एक अपने फादर के लिए एक बहुत प्राउड भी फील हो रहा था, और एक मतलब ये भी हो रहा था कि क्या ज़िंदगी थी उनकी। बिल्कुल, आपको यकीनन अपने पिता पर गर्व महसूस हुआ होगा। आपके पिता पर हर भारतीय को नागेंद्र गर्व है। आपके साथ और भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज 15 अगस्त पर हम बात कर रहे हैं शहीदों की, उनको मिले हक की, या उन परिवारों को जिनका हक नहीं मिला। आज हमारे साथ शहीद राम कुमार के बेटे नागेंद्र बैठे हैं। हालांकि नागेंद्र का कहना है कि उन्हें सभी हक मिल चुके हैं, लेकिन नागेंद्र को हमने इसलिए बुलाया है ताकि उन परिवारों की भी बात हो सके जिनको हक मिला है। हम बिल्कुल सरकार के हमेशा कटघरे में खड़ा करना नहीं चाहते, जिस तरह के इल्ज़ाम अक्सर मीडिया पे लगते रहते हैं, लेकिन हम उन परिवारों की भी बात करना चाहते हैं जिनको उनका हक मिले। नागेंद्र, आप करगिल के बारे में बता रहे थे, जब आप वहां पर गए आपने कैसा महसूस किया, ये आप बता रहे थे, कितना करीब महसूस किया आपने अपने आप को अपने पिता के, क्योंकि जब ये हुआ, जब आपके पिता शहीद हुए, बहुत छोटे थे उस वक्त, शायद जिस तरह से आप मुझे बता रहे थे कि मैं यहाँ तो सिर्फ खेलता था या मैं बुखार था तो सो जाता था। तो 10 साल बाद जब आप मैच्योर हुए, आप वहाँ गए, क्या महसूस हुआ? एक बेटे ने क्या महसूस किया? कितना एक बेटा अपने पिता के करीब गया? उसके बाद एक मेरी लाइफ में मैं कह सकता हूँ कि एक टर्निंग पॉइंट था वो। उसके बाद में मतलब काफ़ी मेरा लाइफ मतलब चेंज हो गया, मेरा वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो गया। उससे पहले मुझे इतनी इम्पोर्टेंस का नहीं पता था, लेकिन उसके बाद मेरे को एक्चुअल में एहसास हुआ कि मेरे फादर ने क्या कर गुजरे हैं, वो क्या उन्होंने किया है, और मुझे उस दिन के बाद से बहुत गर्व होता है। लेकिन उसके बाद मैं बहुत एक अपने फादर के काफ़ी क्लोज चला गया था, और उसके बाद मैं मतलब उनके बारे में काफ़ी मतलब उस डिफ़िकल्टीज़ देखते हुए, अब मैं आपको बताना चाहूँ एक इंसिडेंट उसके बाद में, कि मैं एक हॉस्टल स्टूडेंट हूँ, हॉस्टल में रहता हूँ, तो काफ़ी के पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं उनके पास, उनके फादर के फ़ोन आते हैं, तो मेरे को एक मतलब एक बहुत अजीब सा और एक अपने आप को एक वे में तो मेरे को एक गर्व भी फील होता है, लेकिन एक फिर एक मैं जब देश के लिए सोचता हूँ तब तो उस टाइम तो मेरे को गर्व फील होता है, लेकिन जब मैं एक इंडिविजुअली अपने बारे में सोचता हूँ तो फिर मेरे को एक ये फील होता है कि मेरे पास भी काश मेरे फादर भी होते, तो मेरे को भी कॉल आता, मेरे से बात होती, मेरे से पूछते कि बेटा क्या कर रहे हो, क्या नहीं, कैसे, तो ये सब। चलिए, आप अपना हौसला बढ़ाए रखिए नागेंद्र। इस कार्यक्रम को हम यहीं पर रोकेंगे, लेकिन जिस तरह से नागेंद्र ने कहा कि जब हॉस्टल में बच्चों के पिता के फ़ोन आते हैं तो उन्हें भी लगता है कि उनके पिता के फ़ोन आए। यकीनन एक बच्चे को, वो जो महरूम हुआ है, एक बच्चा जिससे छोटी सी उम्र में बच्चा महरूम हो गया, सिर्फ हम लोगों की चैन की सांस के लिए राम कुमार शहीद हुए। हालांकि उन्हें वीर चक्र मिला, परिवार को सुविधाएं मिली, लेकिन जो एक औरत ने, जो एक वीरांगना ने उस वक्त महसूस किया, जो उन बच्चों ने महसूस किया, जो उन माता पिता ने महसूस किया, यकीनन हम आप नहीं कर सकते। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज़ादी और शहीदों के गीत के साथ। मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, ये शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं
देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम